स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। बाजार के लिए आज पहली रणनीति क्या होनी चाहिए और इसके अलावा खबरों के दम पर आज एक्शन क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। शुरुआत एक बार देख लेते हैं एशियन मार्केट से इस वक्त किस तरह के संकेत और लाल निशान में ही सभी बाजार दिखाई दे रहे हैं। कमजोरी के साथ शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। हैंग सेंग देखिए करीब 170 अंक नीचे है। एक्सजीएक्स निफ्टी की भी शुरुआत कमजोर इस वक्त देखी जा सकती है। कल भारतीय बाजारों में तो हमने देखा था कि शानदार रैली थी और अपने दिन के ऊपरी स्तर के पास हमने क्लोजिंग दी थी, लेकिन आज जो कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह एशियाई बाजारों से, अब उस पर क्या रणनीति होनी चाहिए आगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो बाकी के ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां से किस तरह के संकेत आ रहे हैं। और प्रियंका जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त ग्लोबल मार्केट के संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए मिक्स्ड क्यूज हैं ग्लोबली मार्केट से। सारे बाजारों से आप बात करें तो यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहाँ नैस्डैक में यानी टेक्नोलॉजी शेयर्स में कल थोड़ा दबाव देखने को मिला। नैस्डैक एस&पी लाल निशान में बंद हुए, लेकिन डाउ में आपको तेजी देखने को मिली। डाउ में लगभग 100 ऑड पॉइंट्स की वहाँ तेजी देखने को मिली। तो बहुत ही मिक्स्ड क्यूज है यूएस मार्केट से। इसी तरह से आपको यूरोपियन मार्केट्स में भी मिक्स क्यूज दिखाई देंगे। निकाई से हालांकि इस वक्त थोड़े कमजोरी के संकेत है, 150 से ज्यादा अंकों की यहाँ पर गिरावट है। लेकिन ओमिक्रॉन के फियर्स धीरे धीरे जिस तरह से बाजार इसको इम्यून हो रहे हैं, इसको मार्केट्स आर टेकिंग इन इट्स स्ट्राइड। हम देख रहे हैं कि दूसरे एसेट क्लास में भी आपको मिक्स क्यूज दिख रहे हैं। यानी ब्रेंट क्रूड में कल भी तेजी जा रही थी, अच्छी रिकवरी हमने देखी है और अब भी वो तेजी आगे भी जा रही है। लगभग अब $79 के पास पहुंच चुका है। लेकिन दो चीजें वॉच आउट करनी होगी पूजा। यूएस डॉलर इंडेक्स जहां पर थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था, अब वहां थोड़ी तेजी देखने को मिली है। राउंड अबाउट 96.21 पर है, लेकिन बॉन्ड यील्ड घट रही है पूजा। तो ये एक इक्वेशन है जिसे समझना होगा। रिस्क ऑन एनवायरमेंट दिखता है किसी दिन, लेकिन किसी दिन आपको रिस्क ऑफ भी दिखता है। वॉलेटिलिटी कहनी चाहिए बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज में। कल एक बड़ी गिरावट बिटकॉइन में दिखाई दी, उसका रीजंस भी है। 7% तक गिरकर बिटकॉइन लगभग 48,000 के पास अब कारोबार करता हुआ है। तो देखना होगा कि आज निफ्टी पर हम किस तरह की शुरुआत करेंगे। 17,200 के नीचे खुलेंगे या फिर उसके बाद भी गिरावट और बढ़ सकती है। तो मिक्स क्यूज कहना चाहिए पूजा। तो मिले जुला रुझान इस वक्त देखने को मिल रहा है यूएस बाजारों से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। और हमने आपको बताया भी इस वक्त अगर देखेंगे तो डाउ जोन्स की जो क्लोजिंग हुई थी वो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन नैस्डैक और एस&पी ये हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए थे। तो मिला जुला कारोबार कह सकते हैं इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बार आपको एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी दिखा देते हैं। और अब काफ़ी समय बाद हम देख रहे हैं कि कैश मार्केट में एफआईएस की जो लगातार बिकवाली का आंकड़ा हम देख रहे थे पिछले करीब 29 दिनों से, अब वहाँ पर ब्रेक लगा है। और कल खरीदारी का एक आंकड़ा नजर आया है, 207 करोड़ की खरीदारी एफआईआईस कल कैश मार्केट में करके गए हैं। वहीं डीआईएस से भी सहारा मिला। कैश मार्केट में करीब 570 करोड़ के आसपास की खरीदारी कैश मार्केट में डीआईएस करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली है मामूली 34 करोड़ की, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में देखिए एफआईआईस की खरीदारी है और 1280 करोड़ के आसपास की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में भी नजर आ रही है। तो ब्रेक लगा है इतने दिनों की जो बिकवाली चल रही थी एफआईआईस की तरफ से उसको। बट अगर ओवरऑल इस वक्त ग्लोबल संकेतों को और एफआईआईस के आंकड़ों को देखें तो काफ़ी मिले जुले से हैं। बट एशियाई बाजार इस वक्त कमज़ोर शुरुआत दिखा रहे हैं। तो इन तमाम जो क्यूज़ मिल रहे हैं अभी इस वक्त, उन्हें हमें कैसे पढ़ना चाहिए और आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार में, ये भी समझ लेते हैं। और इक्विटी 99 के राहुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। राहुल गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाजार पर आज क्या करें? संकेत कुछ मिले जुले से हैं। एफआईआईस की जो खरीदारी हुई है वो जो कल इतने दिन से बिकवाली कर रहे थे, अब वहां पर रोक लगी होकर खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया। लेकिन एशियाई बाजारों की जो शुरुआत है वो इस वक्त कमजोर है। तो जो क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त काफी मिक्स्ड है। तो इसको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें? कल क्या जो तेजी थी वो आज भी कंटिन्यू रह सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। सी डेफिनेटली ये जो आपने अभी इंफॉर्मेशन शेयर करी, डेफिनेटली इसके चलते थोड़ी वॉलिटिलिटी दोबारा हमें मार्केट में देखने को मिलेगी।
जिन लेवल्स पे हमें कल क्लोजिंग मिली थी, कल का सत्र बहुत ही अच्छा सत्र मैं बोलूंगा रहा, और एफआईएस की तरफ से भी बहुत ही अच्छे पॉजिटिव संकेत देखने को मिले। बट जिस तरीके से लाइक यूएस मार्केट में भी हमने देखा है कि हल्की गिरावट के साथ में वहाँ पे हमने क्लोजिंग होती हुई देखी, और कहीं ना कहीं ये कोरोना के जो नए वेरिएंट के जो अभी जो जिस तरीके से बन रहा है यहाँ पे माहौल, उसमें कहीं ना कहीं चिंता बनी हुई है। डेफिनेटली इन लेवल्स के आसपास अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में सबसे पहला जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो है 17,170 पे। वो जो लेवल है वो अगर हम होल्ड कर पाए, क्योंकि अभी एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे करीबन 50 से 60% की गिरावट दिखा रहा है, और हमारी लास्ट क्लोजिंग 17,230 के पास में थी। तो अगर हम 17,170 पहला सपोर्ट लेवल अगर होल्ड कर पाए तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे चाल देखने को मिलेगी ऑन द पॉजिटिव साइड। अगर वहाँ पे गिरावट बढ़ी तो 17,120 और 17,050 सपोर्ट की तरह काम करेंगे निफ्टी के लिए। सिमिलरली अपसाइड में अगर देखेंगे तो 17,270 सबसे पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बन के आएगा। उसको हम अगर क्रॉस कर पाए अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में तो 17,350 और 17,400 के लेवल्स रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। देखिए वॉल्यूम में भी काफी ज्यादा पूजा कमी है अभी मार्केट में। कल भी हमने देखा कि कंपैरेटिवली वॉल्यूम्स काफी कम मार्केट में नोट करे जा रहे हैं। सिमिलरली बैंक साइड की अगर बात करें हम, तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट जो है वो सबसे पहला 35,000 के पास में है। अगर वो लेवल्स अगर हम होल्ड कर पाए तो डेफिनेटली आपको बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा पॉजिटिव मूव आता हुआ दिखेगा। उसके नीचे 34,850 और 34,650 से सपोर्ट की तरह काम करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। और अपसाइड में रेजिस्टेंस जो है 35,350 और 35,500, ये दोनों बहुत अच्छे रेजिस्टेंस लेवल हैं। अगर हम इनको क्रॉस कर पाए तो डेफिनेटली आगे की ओर की जर्नी जो कि 35,800 और फिर 36,000 के लेवल्स फाइनली हम दोबारा बैंक निफ्टी में देख पाएंगे। ओके, तो अहम लेवल देखिए आपको बता दिए गए हैं। निफ्टी के लिए नीचे साइड पर 17,170 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद मार्केट नीचे जा सकता है, और जो ऊपर की तरफ 17,270 के ऊपर अगर गया तो फिर एक तेज़ी बन सकती है। ऐसा ही कुछ बैंक निफ्टी में भी है 35,000, ये काफ़ी अहम लेवल है जिसको कि हम वॉच करेंगे। इसके अलावा राहुल, आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? देखिए पूजा, स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली मूव्स आपको आते हुए देखेंगे। इनफैक्ट हमने देखा है कि लास्ट पूरे हफ्ते में भी जिस तरीके से वॉलेटिलिटी रन होती रही, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूव बहुत ही शानदार तरीके से बनते हुए आते रहे। अगर आज का अगर सेशन अगर वॉलेटिलिटी दिखाने वाला है और कहीं ना कहीं एक हल्की शुरुआत मुझे दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी और एशिया पैक से जो आती हुई मिल रही है, मुझे लगता है कि डिफेंसिव साइड प्ले करना बहुत ही अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा। इसलिए पहला सिलेक्शन रहेगा फार्मा क्षेत्र से, और स्टॉक का नाम है सन फार्मा, जिसकी हमें लास्ट क्लोजिंग मिली है 815 रुपए पे। और सन फार्मा का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक आपको एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, जिसने अपने सारे ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाके क्लोजिंग मिली है। एमएसीडी आरएसआई दोनों पॉजिटिव साइड है वीकली चार्ट्स पे भी। और जिस तरीके से अभी फार्मा में प्ले चल रहा है, मुझे लगता है कि सन फार्मा एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट यहाँ पे बन के आ रहा है। इसलिए मैंने इसका सिलेक्शन रखा है, जिसमें कि हम टारगेट लेवल्स रख रहे हैं यहाँ पे 850 रुपए के, और नीचे को स्टॉप लॉस रख रहे हैं 790 रुपए पे। दूसरा सिलेक्शन पूजा मेरा रहेगा आईटी क्षेत्र से, जिसमें मेरा सिलेक्शन है टेक महिंद्रा। देखिए कंटिन्यूअस इस स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है, और हर लेवल्स पे इसने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को बहुत ही अच्छे मुनाफे करके दिए हैं। अभी भी ऑल्दो अपने बहुत ही लाइफ टाइम हाई लेवल्स के पास में चल रहा है, जहां पे हमें लास्ट क्लोजिंग हमें मिली है टेक महिंद्रा में 1806 रुपए के आसपास। इसको हल्की सी गिरावट पे परचेज करना है, जो कि आएंगी करीबन 1780-1790 रुपए के लेवल्स पे। टारगेट हमने यहाँ पे रखा है 1900 का, और स्टॉप लॉस रखा है 1740 का। टेक महिंद्रा बहुत ही पॉजिटिव चार्ट, डेली वीकली इंट्राडे आप कोई भी चार्ट पैटर्न उठा के देख लें, आपको वहां पे बहुत ही बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। सो सन फार्मा और टेक महिंद्रा ये मेरे दोनों सिलेक्शन रहेंगे।
ओके राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो टेक महिंद्रा हर लेवल पर चार्ट्स पर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर नजर रखें। और आईटी शेयरों में तो हम देख ही रहे हैं अच्छा रुझान है। और सन फार्मा होगा दूसरा स्टॉक, कल 3% की तेजी भी थी, आखिरी कुछ मिनटों में हमने देखा अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला था। आज भी आप 850 के लेवल्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, ये दो राय आज ट्रेडिंग के लिहाज से दी जा रही है। लेकिन कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ पर नज़र डाल लेते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं, उसमें जो पहला कॉल है वो है लॉरिस लैब, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। स्टॉक में भी हम देख रहे हैं लगातार एक तेजी का माहौल है, 550 के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है टाटा केमिकल्स। कल हमने देखा कि केमिकल शेयरों में भी काफ़ी अच्छा रुझान था, टाटा केमिकल्स में भी अच्छी तेजी थी, आज भी वो बरकरार रह सकती है। 940 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अगले जो दो कॉल्स हैं वो है निर्मल बैंक की तरफ से। पहला वो एसआरएफ में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, 2320 के लेवल्स के लिए आप माफ कीजिएगा 2440 के लेवल्स के लिए खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस होगा 2320 का। और कोफोर्ज यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय, 5730 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 5580 का। तो आज के लिए भी जितने भी ट्रेडिंग आइडियाज आ रहे हैं सबके सब खरीदारी की तरफ हैं। और रुझान देखिए ज़्यादातर फार्मा और आईटी शेयरों में आज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स पर भी एक बार फोकस कर लेते हैं। आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स के साथ हमारे साथ अब शरद जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। आज खबरों के लिहाज से फोकस कहाँ पर रहेगा और आज के इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले रिलायंस रहेगा फोकस में। तो रिलायंस का आज जो वेट अप इवेंट है सेंसेक्स में, तो वेटेज में बढ़ोतरी देखने मिलेगी। और ओवरऑल अगर देखा जाए आपके इनफ्लो, तो लगभग $80 मिलियन का इनफ्लो देखा जाएगा। और कल जो है यही वेटेज जो है आपकी निफ्टी में बढ़ोतरी देखने मिलेगी और उसमें ऑलमोस्ट $150 मिलियन का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है। कल रिलायंस का फैमिली डे हुआ था, वहाँ पे जो है मुकेश अंबानी जी ने कहा कि वो एक्सेलरेट करने वाले प्रोसेस लीडरशिप ट्रांजिशन का। तो आज स्टॉक जो है जरूर फोकस में रहेगा। फार्मा स्टॉक्स भी रहेंगे फोकस में। और एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है कि मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज, नैटको फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा, इन सारे कंपनीज को ओवरऑल डीसीजीआई की अप्रूवल मिल गई कि मोलनुपिराविर ड्रग जो है वो मार्केट कर सके। तो ये ड्रग जो है कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए एडल्ट लोग के लिए है। तो एक अहम ट्रिगर रहेगा फार्मा स्टॉक्स पे आज बस करने के लिए। टेक्सटाइल स्टॉक्स भी रहेंगे फोकस में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है कि सेक्टर जो सरकार ने टेक्सटाइल की जो पीएलआई स्कीम की जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी है। और वो जो एप्लीकेशन का जो विंडो होती है वो 1 महीने के लिए खुल गई है 1 जनवरी से। याद रखेगा ये पीएलआई स्कीम 10,600 करोड़ का है और सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक अच्छी मूवमेंट इस साल देखने मिली है। रेमंड भी रहेगा फोकस में। उनके रियल एस्टेट जो आर्म है वहाँ पे 10x रियल्टी उन्होंने कंपनी बनाई है और यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ का रहेगा। तो ये एक स्पेशल प्ले सिचुएशन रह सकता है। स्टॉक हमारा राजा बैटरीज ने भी 10 मिलियन यूरोस का इन्वेस्ट किया है नॉर्वे की इनोबैट ऑटो कंपनी में, जो आपके लिथियम आयन सेल ऑटो जो बैटरीज है वो बनाती है। माझगांव डॉक ने भी अपने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किए, लगभग ₹7 प्रति शेयर का। रिकॉर्ड डेट रखा है 7 जनवरी। और बैंक्स में भी बात कर ही लेते हैं, यहाँ पे भी मूवमेंट हो रही है, जहाँ पे जेके बैंक में बलदेव प्रकाश को सीयू के जैसा नियुक्त किया गया है। और इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ पे जो वासुदेव पीएन को फिर से सीयू को नियुक्त किया गया। और आखिर में इंडो एमाइंस के बारे में बात करूंगा, जहाँ पे 15 जनवरी को रिकॉर्ड डेट बनाया गया है उनके स्टॉक स्प्लिट 2:1 पे। तो ये सारे जो स्टॉक्स है आज खबरों के दम पे रहेंगे फोकस पर। काफ़ी सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं सीईओ नियुक्त हैं, मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुए हैं, तो इस पर नज़र रहेगी। और इसके अलावा रिलायंस भी आज बड़ी खबर है, इस पर भी फोकस रहेगा। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। हम रिलायंस की बात कर रहे थे, रिलायंस से जुड़ी देखिए आज खबर भी आ रही है कि आज से वेटेज सेंसेक्स में जो रिलायंस का वेटेज है वो बढ़ सकता है। और वेटेज बढ़ने से करीब करीब $8 करोड़ के इनफ्लो की बात की जा रही है। और निफ्टी में वेटेज बढ़ने से करीब करीब $15 करोड़ के इनफ्लो संभव है। निफ्टी में जो वेटेज बढ़ेगा वो 30 दिसंबर यानी कि कल से भरेगा। तो ये तो एक अपडेट है ही रिलायंस के लिए। लेकिन इसके अलावा भी कल फैमिली डे हुआ था और उधर मुकेश अंबानी ने खुद मुकेश अंबानी की तरफ से खुद ये बयान है कि लीडरशिप में कुछ बदलाव हो सकते हैं। रिलायंस में जो नई लीडरशिप की प्रक्रिया है वो तेज करेंगे। और कल फैमिली डे का इवेंट था, इसमें मुकेश अंबानी ने ये बयान भी दिया
कि मेरे समेत सभी सीनियर नई लीडरशिप को जगह देंगे, नई लीडरशिप को गाइड करेंगे और मजबूत बनाएंगे, और इसमें आकाश, ईशा और अनंत कंपनी को नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। तो ये कुछ बयान निकल कर आए हैं। फैमिली डे इवेंट हुआ था जिसमें कि मुकेश अंबानी की तरफ से खुद ये बयान निकल कर आया, और काफ़ी सारे यहाँ पर अपडेट भी निकल कर आ रहे हैं। तो रिलायंस पर आज आप ज़रूर फोकस रखिए। एक और खबर पर नजर रखते हैं। कल जैसे कि हमने आपको बताया था कि सेबी की बोर्ड बैठक होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंडा होगा जिस पर की नजर रहेगी। और इसमें जो आउटकम आया है उसमें सेबी ने आईपीओ से जुड़े कई सारे फैसलों पर चर्चा की। अब आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 5% का अंतर उसमें अब रखना जरूरी होगा। साथ ही बड़े निवेशकों के लिए ओएफएस के जरिए एग्जिट पर सख्त नियम भी होंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ सुधारों में किन किन चीजों पर फोकस किया है, आइए हम आपको एक बार उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो सुनवा देते हैं। Shareholders individually or with persons acting in concert holding more than 20% of pre-issue shareholding of the issuer shall not exceed 50% of their pre-issue shareholding. However, if the combined shareholding of such shareholders is less than 20% of pre-issue shareholding of the issuer, the shares offered shall not exceed 10% of pre-issue shareholding of the issuer. Next is regarding monitoring agency and reporting on utilization of issue proceeds. SEBI registered credit rating agencies shall henceforth be permitted to act as monitoring agency instead of scheduled commercial banks and public financial institutions. Next on price band. For all book-built issues opening or after notification of the amendment, a minimum price band of 105% the floor price shall be applicable. That means the band has to be minimum 5%. Lock-in for anchor investors. For all issues opening on or after 1st April 2022, existing lock-in of 30 days shall continue for 50% of the portion allocated to anchor investor, and for the remaining portion, lock-in shall be for 90 days from the date of allotment. ओके तो ये सेबी चेयरमैन की तरफ से जो बयान थे वो हमने आपको सुनवाए। आईपीओ रिफॉर्म से जुड़ी बड़ी बातें हुई, प्राइस बैंड के बारे में डिस्कशन किया, और इसके अलावा एंकर इन्वेस्टर 50% हिस्सा 30 दिन में बेच सकेंगे। बाकी जो 50% हिस्सा है वो 90 दिन में बेचने की इजाज़त होगी, और छोटे एचएनआई के लिए एनआई का कोटा 33% रिजर्व होगा। ये भी कुछ अहम फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। और फंड जुटाने को लेकर भी जो सख्ती की गई थी वो भी हम आपको बता देते हैं। फंड जुटाने का मकसद तय नहीं हुआ तो 35% अलग मद में रख सकेंगे। इस तरह के कुछ फैसले यहाँ पर निकल कर आए हैं सेबी की बोर्ड मीट में। अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के डार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं एक बार ये भी आप आपको बता देते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। एसबीआई पर ओवरवेट की राय बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य 1350 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। मंथ ऑन मंथ अगर बात करेंगे तो एसबीआई का मार्केट शेयर सपाट रहा है। स्पेंडिंग की ग्रोथ इस महीने काफ़ी धीरे रही है, और मंथ ऑन मंथ अगर देखेंगे तो केवल 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। सालाना आधार पर 40% से ज़्यादा की ग्रोथ थी। ये कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं एसबीआई कार्ड्स पर। इसके अलावा एंटिक ने रियल एस्टेट सेक्टर पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि इनका मानना है कि मांग काफ़ी मजबूत है, बड़ी इन्वेंट्री की बिकवाली संभव है, और कैलेंडर ईयर 2022 में सेल्स मोमेंटम काफ़ी अच्छी रहेगी। ज़्यादा तेज़ी से कीमत बढ़ने के मौके कम हो सकते हैं। तो ये रियल एस्टेट सेक्टर पर रिपोर्ट जारी की है, और हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में लगातार एक अच्छी तेज़ी भी बनी हुई है। आखिरी रिपोर्ट आई है निर्मल बैंक की तरफ से। मुथूट फाइनेंस की अपग्रेड करके खरीदारी की राय कर दी है, लक्ष्य 1854 रुपये प्रति शेयर का दिया है। शेयर में जो करेक्शन आ रहे हैं उसमें खरीदारी करने का एक अवसर बन रहा है, तो मुथूट फाइनेंस पर भी नजर रखिए। तो ये तो थी कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स। अब बात कर लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता ने हमें अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज भेजी हैं, एक एक करके हम आपको वो बता देते हैं। उन्होंने अपने पहले जो रणनीति सुझाई है वो है कच्चे तेल में खरीदारी करने की राय दी है। हम देख रहे हैं कच्चे तेल में भी एक तेजी बन रही है,
तो खरीदारी करके चलिए 5730 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा 5600 का। 5650 के लेवल्स पर खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है कच्चे तेल में। और अगला जो कॉल है वो है सोने पर। 48,000 पर सोना खरीदने की राय दी जा रही है। स्टॉप लॉस है 47,850 का और जो लक्ष्य सुझा रहे हैं 48,300 के लक्ष्य के लिए आप सोने में भी खरीदारी कर सकते हैं। तो कमोडिटी मार्केट से भी जो रणनीति मिल रही है वो खरीदारी की तरफ ही है। कच्चा तेल और सोना यहाँ पर फोकस है आज के लिए। चलिए फिलहाल ET Now स्वदेश में मेरे साथ इतना ही, इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मार्केट में और किस तरह का एक्शन आज देखने को मिल सकता है। बनी रहिए।